डिप्टी कलेक्टरी विश्लेषण और मूल्यांकन। तो डिप्टी कलेक्टरी में हम पढ़ेंगे नई कहानी, आंदोलन का संक्षिप्त परिचय, डिप्टी कलेक्टरी पाठबोध और प्रक्रिया। इसमें जो सिर्फ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हम उसको देखते जाएंगे। नई कहानी, आंदोलन का संक्षिप्त परिचय। स्वाधीनता की पूर्व संध्या का हिंदी साहित्य जगत प्रेमचंद्रोत्तर हिंदी कथा साहित्य में परिवर्तन की आरंभिक आहटों से गूंजने लगा था। सन 1936 से 40 के दौरान विचार के क्षेत्र में एक और मार्क्स के माध्यम से ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में मानव की आर्थिक सामाजिक नियति का साक्षात्कार, और दूसरी ओर फ्रॉयड के माध्यम से अचेतन मन की गहराइयों, कुंठाओं और ग्रंथियों का नया परिचय था। इन सर्वथा नए विचारों का सम्मोहन एक और ज्ञान के नए क्षितिज का विस्तार करता हुआ प्रतीत हो रहा था, तो दूसरी ओर प्रेमचंद्र योगीन आत्मवाद, आदर्शवाद और आदर्शोन्मुख यथार्थवाद की परंपरा से उच्चाटन का कारण और आधार भी दे रहा था। इस वैचारिक सम्मोहन ने अपना आधार वस्तुगत यथार्थ में रोपने के पहले ही हिंदी के साहित्य जगत को दो खेमों में विभक्त कर दिया था, एक प्रतिबद्ध, दूसरा स्वतंत्र। नई कहानी ने अपनी रचना और विचारना से एक संश्लिष्ट नए यथार्थ में बदला और रचनात्मक परिणति दी। नए बोध में घोषित रूप से भावुकता और रोमान के लिए कोई जगह न थी। प्रेमचंद्र के पूरे कथाकोश में से चुनकर उसने केवल कफन और पूस की रात जैसी कहानियों को पूर्व परंपरा की विरासत के रूप में स्वीकार किया। नई कहानी के आरंभ को लेकर एक निष्कर्षहीन ऊहापोह चली। रचना विधान में परिवर्तन को आधार मानते हुए नामवर सिंह ने निर्मल वर्मा की परिंदे को पहली नई कहानी कहा। 1950 से 65 तक का 1.5 दशक नई कहानी का पहला दौर है। स्वाधीनता के बाद परिस्थितिगत परिवर्तन और बोधगत बदलाव ने कहानी के वस्तु विधान और रचना तंत्र को जिस तरह उसको रचनाकारों ने स्वयं पहचान कर अपने शिल्प और संवेदना को नए की तरह परिभाषित किया और एक सैद्धांतिक आधार भी दिया, जिसने इस हलचल को एक मोड़ और आंदोलन की शक्ल दे दी। कहानी के लिए नई का विशेषण केवल कालवाची नहीं, जिसके अनुसार हर अगली वस्तु पिछली की अपेक्षा नहीं होती और अगली के आते ही खुद पिछली या पुरानी हो जाती है, वह जीवन के लिए नए दृष्टिकोण को अभिव्यक्त करने वाला विशेषण है। आधुनिक चेतना का पर्यायवाची बनकर लाया गया है। इस अर्थ में वह केवल समसामयिकता का नहीं, बल्कि एक दृष्टिकोण, एक मूल्यबोध चेतन का एक विशेष स्तर का द्योतक है। हम सब जानते हैं कि आधुनिकता का बोध वैज्ञानिक दृष्टिकोण और तर्कसम्मत मूल्य चेतना का आग्रही है, अतः उसके लिए कुछ भी ऐसा नहीं है जो शंका और संदेह के परे हो, और न ही कुछ ऐसा है जो परंपरागत या परिपाटीबद्ध होने के कारण आश्चर्य वाक्य प्रमाण मात्र से स्वीकार्य हो। वह अनुभूति की प्रामाणिकता को सत्य की कसौटी मानकर चलता है और अपने जिए हुए भोगे हुए यथार्थ को ही सत्य की प्रतिष्ठा देकर अभिव्यक्त करना चाहता है। उसके इस आग्रह ने उसे बहुत से आरोपों का अभियुक्त बनाया। स्वकृत मान्यताओं, निर्धारित आस्थाओं, तथाकथित सनातन परंपराओं के भजन जैसे बहुत से समाज द्रोही विचारों को प्रश्रय देने का इल्जाम इस पर लगा। राजेंद्र यादव द्वारा संपादित एक दुनिया समानांतर की भूमिका, कमलेश्वर कृत नई कहानी की भूमिका, मोहन राकेश द्वारा लिखित परिवेश और तथा आलोचकों में सुरेंद्र चौधरी द्वारा लिखित नई कहानी पाठ और प्रकृति, देवीशंकर अवस्थी द्वारा संपादित नई कहानी संदर्भ तथा प्रकृति, नामवर सिंह द्वारा लिखित कहानी नई कहानी को इस आंदोलन के संदर्भ ग्रंथों की तरह देखा जा सकता है। स्वाधीनता प्राप्ति के तत्काल बाद के कई वर्ष
कई स्तरों पर टूट फूट और मोह भंग के वर्ष थे। संघर्ष के दौरान दूर पर झिलमिलाता हुआ स्वाधीनता का स्वप्न यथार्थ के रूप में अधूरा और अपर्याप्त सिद्ध हुआ। संघर्ष के दौरान विदेशी सत्ता के रूप में एक ऐसा समान शत्रु लक्ष्य की तरह हमारे सामने मौजूद था जिसके विरुद्ध एकजुट होने की जरूरत सबको एक साथ बांधे रखने का काम कर सकती थी। संघर्ष के दौरान ही विदेशी सत्ता फूट के बीज बोकर इस एकता को खंडित करने में सफलता पा चुकी थी। संघर्ष के अंतिम दौर में वह फूट अपने चरम को पहुंच चुकी थी और स्वाधीनता प्राप्ति अपने साथ विभाजन की पीड़ा को लेकर आई थी। आदर्शों पर विश्वास का दौर था और स्वाधीनता प्राप्ति के बाद आदर्शों से मोह भंग का दूसरा महत्वपूर्ण परिवर्तन मध्य वर्ग की संरचना में आया। मध्य वर्ग से आता है जिन व्यवसायों में अब तक के मध्य वर्ग को प्राथमिकता प्राप्त थी, चिकित्सालय, वकालत, पत्रकारिता, अध्यापन, सरकारी नौकरियां आदि, अब उनमें व्यापारी और धनी कृषक वर्ग का वर्चस्व बढ़ता जाता। शिक्षा का दायरा फैल रहा था। आर्थिक साधन तथा सत्ता के वितरण में आए हुए परिवर्तन ने सामाजिक ढांचे में भी एक बड़ा परिवर्तन उपस्थित कर दिया था। इस कारण से नौकरशाही और सामाजिक रूप से प्रतिष्ठित अन्य व्यवसायों में पुराने मध्य वर्ग के साझेदारी घटती गई और वह हर उस क्षेत्र से बेदखल होता गया जिसमें पैर जमाने के लिए पूंजी की जरूरत थी। भविष्य पर उसकी पकड़ ढीली होती जा रही थी। यह सुरक्षा भी मोहभंग का एक ठोस वस्तुगत कारण समझी जा सकती है। तीसरी महत्वपूर्ण बात औद्योगिकीकरण, शहरीकरण और स्थानांतरण के कारण आई सामाजिक गतिशीलता और विस्थापन से संबंधित है। संयुक्त परिवारों का विघटन हुआ, शहरों की ओर पलायन हुआ, महानगरीय संस्कृति अस्तित्व में आई। अब तक परिचित परिवेश और जाने पहचाने परिवार बिरादरी में रहते आए लोगों ने अपने आप को अपरिचितों की महानगरीय भीड़ में पाया, जहाँ न बिरादरी के अंकुश थे न सुरक्षा का एहसास। व्यक्ति के भीतर अस्तित्व बोध की हानि, अकेलेपन, अजनबीपन के एहसास प्रबल हो उठे। सामान्यतः ये नई कहानी की शहरी संवेदना के बहुपरिचित विषय हैं। विषय वस्तु के प्रकारों को अलग अलग कथा धारा के रूप में परिभाषित करने का प्रयास किया जा सकता है, किया भी गया। शहरी संवेदना, ग्रामीण संवेदना, मध्यवर्गीय संवेदना, अभिजात संवेदना, निम्नवर्गीय संवेदना जैसी कथा कोटियों में विभाजित करके अध्ययन का विषय बनाया जा सकता है। लेकिन ध्यान में रखना होगा कि एक ही रचनाकार अनेक विषय वस्तु को आधार बना सकता है और एक ही कहानी में संवेदना के अनेक पक्ष और परतें संभव है। एक विभाजन व्यक्तिनिष्ठ संवेदना और समाजनिष्ठ संवेदना का भी किया गया है, जिसका एक रूपांतरण आत्मनिष्ठ और वस्तुनिष्ठ भी है। कहानी अपने शिल्प से अपनी प्रामाणिकता का अर्जन करती है। अज्ञ और जैनेन्द्र की रचनाओं में इन व्यक्तियों का सूत्रपात हो चुका था। मोहन, राकेश, राजेंद्र यादव, निर्मल वर्मा, फणीश्वर नाथ, रेणु, अमरकांत आदि के लेखन में वे प्रयोग की व्यापकता को प्राप्त हुई। सपाट वर्णन के स्थान पर भावनात्मक उठान, दृश्य विधान, तहदार वस्तु का परत दर परत उद्घाटन, रूपक के विधान द्वारा नाटकीय संक्षेपण, सूक्ष्म पर्यवेक्षण द्वारा छोटे छोटे विवरणों और बारीकियों के जमघट से वस्तुगत सत्यता का आभास, विचार के भावात्मक समतोल की तलाश आदि अनेक ऐसी युक्तियां हैं जिनसे कहानी का विधान हर तरह के अनुभव को समेटने, लचीलेपन की सामर्थ्य से लैस हो गया है। आदि, मध्य, अवसान वाले सीधे साधे कथनांकों से लेकर पत्र, डायरी, आत्मालाप, चेतना प्रवाह, सिंह अवलोकन, विहंगम दृष्टि तक के ढेरों प्रयोगों ने कहानी के रचना तंत्र और युक्ति कोश को समृद्ध किया। आगे पढ़ते हैं। इसमें आप अपने हिसाब से अगर आपको इम्पोर्टेंट कुछ लग रहा है तो आप वो भी पढ़ सकते हैं। जैसे आप पढ़ेंगे डिप्टी कलेक्टरी पार्ट वो द प्रक्रिया।
डिप्टी कलेक्टर भी दोपहर का भोजन के समान एक विपन्न निम्न मध्यम वर्गीय परिवार की कहानी, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण अंतर के साथ। डिप्टी कलेक्टर के नायक बाबू शकलदीप मुख्तार हैं, यद्यपि पिछले 1.5-2 साल से मुख्तारी उनसे चलाए नहीं चलती, फिर भी राम का नाम लेकर कचहरी चले जाते हैं। अक्सर कुछ पा जाते हैं जिससे 2 जून का चौका चूल्हा चल जाता है। इसके विपरीत दोपहर का भोजन में जो परिवार है, उसके स्वामी चंद्रिका बाबू 1.5 महीने पूर्व मकान किराया नियंत्रण विभाग की क्लर्की से छटनी में आजीविका खो चुके हैं। विपन्नता की उस हद पर दोनों जीवन स्थितियों में इतने से फर्क से भी जीवन में एक गुणात्मक अंतर आ जाता है कि दोनों वक्त चौका चूल्हा चल जाता है या नहीं। दोपहर का भोजन में बची खुशी जमा पूंजी को अधिकतम समय तक खींचने की कोशिश में घर के पुरुषों को गिनकर 2 रोटियां खिलाने की नौबत आ पहुंची, जबकि स्वयं गृहिणियों के हिस्से में कुल आधी ही आती है। भय, आशंका और आतंक उसकी स्थायी मनस्थिति बन चुकी है। बड़े बेटे से डरते डरते वो पूछती है, वह कुछ हुआ क्या, और बेटे से एक रुखा नियतिवादी जवाब, समय आने पर सब ठीक हो जाएगा, पाकर चुप रह जाती। भविष्य के नाम पर वह एक अंधकार में सोने का सामना करता हुआ परिवार है। जबकि डिप्टी कलेक्ट्री के शकलदीप बाबू बड़े बेटे से डिप्टी कलेक्ट्री की परीक्षा का फॉर्म भरवाकर भविष्य में निवेश का निर्णय करते हैं। यहाँ आशा है, प्रतीक्षा है, सत्य होने को तत्पर सा प्रतीत होता हुआ स्वप्न है, और अंत में उसका ध्वंस भी। जनतंत्र का वादा, पृष्ठभूमि और शीर्षक का संकेत। भारतीय प्रशासनिक सेवाओं की चयन प्रतियोगिता आज भी जीवन में प्रवेश करते अधिकांश युवा छात्रों के लिए खुल या सिमसिम जैसे जादुई भविष्य द्वार है। यद्यपि आज अति परिचय के कारण कहानी के शीर्षक के संकेत स्वाधीन भारत के 6-7वें दशक में वैसा सांकेतिक नहीं रह गया जैसा कहानी के रचना समय में 50-55 वर्ष पहले रहा हो सकता है। तब अभी स्वाधीन भारत का पहला दशक था। पंचवर्षीय योजनाओं का जादूलोक, नवनिर्माण के सपनों का संसार दिख रहा था। स्वाधीनता मिलने के ठीक पहले तक अंग्रेजी शासन के तहत डिप्टी कलेक्ट्री की नियुक्ति मनोनीत हुआ करती थी, और मनोनयन राजकीय कृपा का मामला था। उसके लिए वंश, जाति, कुलीनता, खानदान, संरक्षण प्रश्न इत्यादि निर्णायक तत्व हुआ करते थे। स्वाधीनता जनतांत्रिक भारत में अब यह इन तत्वों से मुक्त प्रतियोगिता में अपनी योग्यता पाई हुई जीत का और प्रशासनिक सेवाओं के उच्चतम स्तर पर पहुंच के रास्ते अपने वर्ग के अतिक्रमण का मामला बन चुका था। शकलदीप बाबू कहते भी हैं, पहले जमाने की बात दूसरी थी, लेकिन आजकल राजा का अर्थ क्या है? डिप्टी कलेक्टर तो एक अर्थ में राजा ही हुआ। यह जनतंत्र का सर्वसाधारण मात्र के लिए अवसर की समानता का वादा था। इसी वादे को देखते हुए गणतंत्र को गणतंत्र का नाम दिया जा सकता था, लेकिन जनतंत्र के वादे की भी असलियत प्रतियोगिता की सीमाओं से निर्धारित होती है। यह नहीं कहा जा सकता कि योग्यता के अनुसार जो पर्याप्त है वह प्रत्येक योग्य व्यक्ति को प्राप्त ही हो जाएगा, क्योंकि प्राप्तवय की संख्या सीमित है और योग्य जनसंख्या उसकी अपेक्षा कहीं अधिक। 1 या 2 या 10-20 की गिनती से भी पीछे रह जाने वाले के बारे में यह नहीं कहा जा सकता कि वह योग्य नहीं था, लेकिन उसकी योग्यता अपना प्राप्तव्य नहीं पाएगी। अपने आप में यह कोई पर्याप्त सांत्वना भी नहीं कि सूची में नाम तो आया था, बल्कि इस वजह से यह त्रासदी अधिक करुण और अन्यायपूर्ण सी जान पड़ती है। डिप्टी कलेक्ट्री शीर्षक में कहानी की यात्रा के 2 ही पक्ष समेटे गए हैं। जीवन में लक्ष्य की भूमिका। घटनाक्रम की दृष्टि से नई कहानी आंदोलन की अधिसंख्य रचनाओं की तरह इसे भी कथा विहीन कहा जा सकता। प्रथम पृष्ठ में से अंतिम पृष्ठ के बीच जिन पात्रों का परिवार संसार यहाँ बसाया गया है, उनमें घटित क्रियाकलाप और कार्य योजना के विकास में इसी स्वप्न में निवेश, आशा तथा प्रतीक्षा की विकास यात्रा प्रस्तुत की गई है, जिसे हम कथनांक के विकास के चरणों के रूप में पहचान सकते हैं। कहानी की शुरुआत यहीं से होती है, लेकिन शुरू में ही 1 घंटे पूर्व ऐसी बात नहीं थी कहकर कहानी को एक साभिप्राय, पूर्वाभास और तत्काल अतीत से संबंध दी गई है। घंटा भर पहले पति पत्नी के बीच
कहा सुनी के बाद सकलदीप बाबू घर के बाहर चले और घंटा भर बाद लौटे। बाहर जाने के पहले वे 15-20 मिनट अखबार के फटे पुराने टुकड़े को जमीन से उठाकर पढ़ते रहे। ऐसे छोटे छोटे ब्यौरे अमरकांत के लेखन कौशल का अंग हैं। उनके द्वारा वे स्वयं बिना कोई वक्तव्य दिए अपने पात्र का क्रियाकलाप के परिचय से पाइक की कल्पना को उकसाकर पात्र के अनुभव और विचार में शामिल होने के लिए आमंत्रित करते हैं। अखबार के फटे टुकड़े को पढ़ते रहने का मतलब क्या हो सकता है? जाहिर है कि पढ़ने के लिए उसमें कुछ भी नहीं है। उन 15-20 मिनटों के भीतर क्या हुआ है? यह आचरण कहासुनी से उत्पन्न क्षोभ और उद्वेग को काबू करने का प्रयास तो था ही। अब घंटा भर बाद लौटकर जो वो कहते हैं और करते हैं, उससे पता चलता है कि वो 15-20 मिनट किसी निर्णय पर पहुंचने के क्षण में थे। सकलदीप बाबू का बड़ा बेटा नारायण पिछले 3-4 वर्ष में बहुत सी परीक्षाओं में बैठने, MLA लोगों के दरवाजे के चक्कर लगाने और भी उल्टे सीधे फन इस्तेमाल करने के बावजूद अब तक बेरोजगार है। 2 बार डिप्टी कलेक्टर की परीक्षा में भी बैठ चुका है और इस वर्ष डिप्टी कलेक्टरी की जगह काफ़ी होने के भरोसे वह तीसरी बार भी किस्मत आजमाना चाहता है। सकलदीप बाबू की पत्नी ने उनको टटोलते हुए बात शुरू करके इसी आशय का प्रस्ताव रखा और सूचना दी है कि 2-4 दिन में फीस भरने की तारीख निकल जाएगी। पत्नी की यह बात सुनकर सकलदीप बाबू बिगड़ गए। बेटे को भला बुरा कहने और पत्नी द्वारा उसका बचाव सुनने के बाद वे क्रोध की हद पर पत्नी से यह कह बैठते हैं कि सारी खुराफात की जड़ तुम ही हो। तुम मुझे जिंदा रहने देना नहीं चाहती। जिस दिन मेरी जान निकलेगी तुम्हारी छाती ठंडी होगी। लेकिन घंटे भर बाद वे अति प्रसन्न भाव से लौटकर पत्नी को फॉर्म भरने की फीस के लिए 150 रुपये देते और कहते गलती किसी की नहीं, सारा दोष तो मेरा है। देखो ना, बाप होकर कहता हूँ कि लड़का नाकाबिल है। नहीं, सारी खुराफात की जड़ मैं ही हूँ और कोई नहीं। घंटा भर पहले का उनका क्रोध अपनी असमर्थता और असहायता तथा बेटे की बेरोजगारी के कारण अपनी असफलता प्रत्याशा का नतीजा था। निष्फल निरुद्देश दैनिक जीवन का ढर्रा ऐसी प्रतिक्रियाओं से अपने रोजमर्रापन का भी अतिक्रमण करता है, मानो यही उसकी घटनात्मक है। अब डिप्टी कलेक्टरी के स्वप्न में निवेश के फैसले पर पहुंचकर और 150 के कर्ज से कार्रवाई का आरंभ करके उन्होंने जीवन में एक मकसद पा लिया। निरुद्देश, अभावग्रस्त, चिड़चिड़ी दिनचर्या के स्थान पर भविष्य के लिए सौउद्देश्य जीवन की आशा और प्रसन्नता की मानसिकता का आगम होता है। उनकी दिनचर्या बदल जाती है। सुबह का आकाश, ठंडी हवा उनकी अकारण प्रसन्नता के लिए पर्याप्त कारण हो सकते हैं। मुँह अंधेरे उठकर बेटे को पढ़ते हुए देखना ऐसा लगता है जैसे किसी आनंदमय रहस्य का उन्होंने अचानक पता लगा लिया हो। इस किस्म के संकेत अमरकांत के लिखंत में सादगी के शिल्प के तहदार बनाते हैं और गहराई देते हैं। मनुष्य के जीवन का वह आनंदमय रहस्य क्या हो सकता है कि वह संतान के माध्यम से अपने आप को, अपने सपनों को जीवित देखे, कि संतान के श्रम और संकल्प में अपने और उसके भविष्य के सुख को साकार देखे, कि संतान में आत्मा विस्तार देखते हुए अपने बुढ़ापे, जर्जरता और असमर्थता के एहसास से मुक्ति पाए, कि संतान के माध्यम से सीमित संकीर्ण अहम की निराश सीमाओं के बाहर आना सहज संभव पाए। अर्थ की संभावना अनेक है, नतीजा एक ही कि अचानक उनमें न मालूम कहाँ का उत्साह आ गया और स्नान से निवृत्त होकर जब बाहर निकले तो उनके शरीर में एक अपूर्व ताजगी और मन में एक अवर्णनीय उत्साह था। परीक्षा की तैयारी, परीक्षा देने के लिए प्रस्थान और परीक्षा फल की घोषणा। कहानी में चित्रित अवधि को इन 3 हिस्सों में बांटा गया और तीनों के दौरान कहानी के अवधान को सकलदीप बाबू के क्रियाकलाप और मानसिक व्यवहार पर केंद्रित रखा गया। मानो प्रतियोगिता में बैठ तो बेटा रहा है, लेकिन परीक्षा पिता की ही हो रही है। उनके आचरण में स्नेह, चिंतना, सहनशीलता, विनोद प्रियता, विज्ञापन की प्रवृत्ति, आस्था और श्रद्धा का जागरण होता है। बेटी की देखभाल के अलावा वह मंदिर नियम पूर्वक भी जाने लगते हैं और पत्नी से प्रार्थना करने को कहते हैं। मकसद पा लेने के बुनियादी कारण जीवन के प्रति राग और आसक्ति उत्पन्न होती है। बार बार भूख लगती है और चटोरापन
जागृत होता है। बेहद मेहनत और बदपरहेजी से बीमार भी पड़ते। बेटी की योग्यता और भलमनस्ता का बढ़ चढ़ कर बखान करते। परीक्षा के लिए प्रस्थान करते हुए बेटी को मंदिर का प्रसाद पकड़ाने के लिए रेलगाड़ी के साथ दौड़ लगाते हैं और अपनी दुर्बलता प्रयत्न की हास्यास्पदता के बावजूद सफल भी होते हैं। दौड़ का यह दृश्य अमरकांत के चित्रण और कौशल से एक प्रतीकात्मक अर्थवत्ता ग्रहण कर लेता है। दुर्बल तथा बूढ़े आदमी थे, इसीलिए उनसे तेज क्या दौड़ जाता। वह पैरों में फुर्ती लाने के लिए अपने हाथों को इस तरह भांज रहे थे जैसे कोई रोगी मरिया लड़का अपने साथियों के बीच खेलकूद के दौरान कोई हल्की फुल्की हरकत करने के बाद तेजी से दौड़ने के लिए गर्दन को झुकाकर हाथों को चक्र की भांति घुमाता है। उनके पैर थप थप की आवाज़ के साथ प्लेटफॉर्म पर गिर रहे थे और उनकी हरकतों का उनके मुख पर कोई विशेष प्रभाव दृष्टिगोचर नहीं हो रहा था। स्वाधीन भारत का पहला दशक आशा और विश्वास। अभी तक यह स्वप्न का कल्पित संभावित पक्ष है। बेटे के पास प्रादेशिक लोक सेवा आयोग से इंटरव्यू कॉल आती है तो अंतिम परिणाम की घोषणा के पहले ही सकलदेव बाबू और उनकी पत्नी की कल्पना संभावना को यथार्थ की तरह बरतने लगता है। कथा के विकास में आशा और प्रतीक्षा का यह अलग चरण है। वे मान ही बैठे हैं कि नारायण डिप्टी कलेक्टर हो ही चुका है। बेहद स्वाभाविक चित्रण में बड़ी सादगी के साथ वे दृश्य अंकित किए गए हैं जिनमें नारायण की पत्नी को डिप्टाइन कहा जा रहा है। माँ मोटर में घुमाए जाने का वादा याद कर रही है और नारायण की पत्नी सुबह के सपने का जिक्र कर रही है। निम्न मध्य वर्गीय परिवार सहज स्वप्न जीविता और उसके सहारे प्राण शक्ति ढूंढने की क्षमता स्वप्न में वास करते हुए उससे यथार्थ मान कर रंजन और विनोद का सृजन इस कहानी में चित्रण की स्वाभाविकता और विश्वसनीयता का संभव करते हैं। स्वाधीन भारत के जिस पहले दशक की बात कही जा चुकी है उसकी मानसिकता का चित्रण भी एकाध संवाद में लाया गया है। ये नारायण का चुना जाना निश्चित रूप से इस पक्ष में तर्क देते हुए कहा जाता है कि पहले का जमाना होता तो कहा नहीं भी जा सकता था, लेकिन अब तो बेईमानी उतनी नहीं होती होगी। बेईमानी नहीं होती ना। हाँ, अब उतनी नहीं होती। पहले बात दूसरी थी। जमाना बदल गया। लेकिन स्वाधीनता कोई जादू की छड़ी नहीं है। विदेशी ऋण के सहारे पंचवर्षीय योजनाएं शुरू की जा चुकी है। जरूर जनता से अवसर की समानता का भी वादा किया जा चुका है, लेकिन योजनाओं की सफलता अभी परीक्षित होनी बाकी है। ठोस नतीजों के लिए प्रतीक्षा जरूरी है और तब भी यह पता चलेगा कि योजनाएं जन की आकांक्षाओं की कसौटी पर खड़ी उतरी या नहीं। परिणाम आशा और प्रतीक्षा के बीच अटकी हुई सांस। बेटी की प्रतियोगिता में स्वयं परीक्षा देते हुए सकलदेव बाबू बदपरहेजी और मानसिक तनाव के परिणाम स्वरूप बीमार और कमजोर हो जाते हैं। इस अव्यक्त किंतु व्यंजित समानांतरता के द्वारा उनके इस संकल्प और संघर्ष को ताकत और बूते से बढ़कर किए गए अगली पीढ़ी के भविष्य में निवेश को और छिजते हुए स्वास्थ्य की कीमत को स्वाधीन भारत के ऋणात्मक दीर्घकालिक योजनाओं प्रतीक्षा में जनता के टूटते हुए दम और ईमानदारी पर झिझते हुए भरोसे के बावजूद आशा में अटकी हुई सांस का प्रतीक बना दिया गया। नतीजा निकलता है, लेकिन न पूरी तरह से सफल न पूरी तरह से असफल। यह एक स्थगित निर्णय है। नारायण बाबू का नाम तो अवश्य है, लेकिन जरा नीचे 10 लड़के लिए जाएंगे, लेकिन मेरा ख्याल है कि उनका नाम 16वां 17वां पड़ेगा। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं। कुछ लड़के तो कलेक्ट्री में चले जाते हैं, कुछ मेडिकल में ही नहीं आते। इस तरह पूरी उम्मीद है कि नारायण बाबू ने ही लिए जाएंगे। अनिश्चितता
ही सही। आशा है कि गुंजाइश अभी बाकी है। प्रतीक्षा और लंबी खींच गई है। विडंबना भी है और नहीं भी। मंदिर से निकलते समय परिणाम जानने के बाद घर तक यात्रा में चकलदीप बाबू का जो चित्र कहानी में खींचा गया वह बरबस रेलगाड़ी के साथ उनकी दौड़ की याद दिला देता है, क्योंकि अब वह उसके सर्वथा विपरीत मनस्थिति की देह भाषा का चित्र है। वह छड़ी को उठाते गिराते, छाती पर सिर गाड़े और शिव का जाप करते हुए हवा के हल्के झोंके से धीरे धीरे टेढ़े तिरछे उड़ने वाले सूखे पत्ते की भांति डगमग चले जा रहे थे। निराशा में डूबे हुए घर में पहुंचते ही उनकी पहली चिंता पत्नी से पूछने और निर्देश देने की कि उसने कहीं बेटे को बताया तो नहीं कि उसकी फीस और खाने पीने के लिए 600 रुपये का कर्ज लिया गया है, और किसी सूरत में यह बात बेटे को नहीं पता चलने पाई। वे बार बार यह भरोसा भी व्यक्त करते हैं कि भगवान सब कल्याण करेंगे, लेकिन इसके बावजूद बेटे के कमरे की तरफ बढ़ते हुए उनके पैर कांप रहे थे और उनका सारा शरीर कांप रहा था। उनकी सांसें गले में अटक जा रही थी। एकाधिक बार लेखक की टिप्पणी में शकीलदीप बाबू के इस साहस को बच्चों की तरह बताया गया है। कभी वह दौड़ते हुए गति में तेजी लाने के लिए बच्चे की तरह हाथ घुमा रहे हैं, कभी भगवान सब कल्याण करें कहते हुए बच्चों की तरह खुश होते हैं। परीक्षा फल के बाद बेटे के कमरे में दाखिल होने के बाद उनके चेहरे पर अस्वाभाविक तथा असामान्य से हैं, इसलिए उनमें किसी विशेष अभिप्राय की संभावना सी प्रतीत नहीं होती है। शायद कुछ अतिरिक्त और आरोपित पाठ हो, किंतु एक वृद्ध में शैशव का उत्साह एक साधन जर्जर पराधीन वृद्ध देश के स्वाधीन शैशव को बिंबित करता सा दिखाई देता है, जो अगली पीढ़ी के रूप में भविष्य के लिए अपना सब कुछ निविष्ट करने को तत्पर है, किंतु इस बात का निश्चय नहीं कि उस निवेश का फल क्या, कब और कैसे होगा। वास्तविकता के साथ शिशु का कोई वास्तविक नाता नहीं, इसीलिए उसका अस्वाभाविक विश्वास भी वस्तुतः स्वाभाविक ही है। आगे देखते हैं। भविष्य का जो स्वप्न अभी तक डिप्टी कलेक्टर के राजपाट को निश्चित और वास्तविकता की तरह बरत रहा था, उसकी परिणति इतने भरे में सांत्वना पा जाने सी होती है कि बेटे की सांस चल रही थी, वह सो रहा था। यही चलती हुई सांस की प्रतीक्षा विलंबता परिणाम के बीच उम्मीद की अटकी हुई डोर है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या और इम्पोर्टेंट है।